हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इकोनॉमी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसका हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के एंड तक मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोनू के पास 500 रुपये थे। सोनू 500 रुपये को लेकर बैंक जाता है और बैंक में डिपॉजिट कर देता है। फिर मोनू जिसके पास 10,000 रुपये हैं, मोनू बैंक जाता है और बैंक में 10,000 रुपये करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। सोनू एक स्टूडेंट है जो तैयारी करता है और मोनू जो कि एक चाय समोसे की दुकान चलाता है। तो यहाँ पर देखा हमने कि बैंक के पास में 10,500 रुपये जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। अब बैंक के लिए बात करें कि ये जो डिपॉजिट है ये किस तरीके का डिपॉजिट है। भैया मोनू है जो कि 500 रुपये डिपॉजिट करके गया। मोनू कभी भी 500 रुपये का यूज़ कर सकता है। इसको लगा कि ड्रीम 11 पे टीम बनाना है, चलो भैया 30 रुपये जो है वो टीम बनाने में लगा देता हूँ। तो कभी भी ये डिमांड कर सकता है 30 रुपये की। इसको लगा कि मुझे समोसा खाना है तो जाके 10 रुपये का समोसा खा सकता है और यूपीआई कर सकता है। तो ये डिमांड कर सकता है कि 10 रुपये भैया मेरे को पे करने हैं। तो बैंक के लिए जो 500 रुपये है ये क्या है, एक प्रकार की लाइबिलिटी है। किस तरीके की लाइबिलिटी है? सोनू जो है वो कभी भी डिमांड कर सकता है। तो किस तरीके की लाइबिलिटी हो गई? डिमांड लाइबिलिटी हो गई। वहीं मोनू की बात करें तो ये क्या करता है, एक समोसे कचौरी की दुकान चलाता है। तो भैया इसको भी सामान लाना पड़ता है, आलू लाना पड़ता है, मैदा लाना पड़ता है। तो ये भी क्या कर सकता है, बैंक से पैसे निकाल कर परचेस करके ला सकता है सामान। तो बैंक के लिए ये जो लाइबिलिटी है ये भी किस तरीके की लाइबिलिटी हो गई? डिमांड लाइबिलिटी हो गई। ओके, अब देखिए बैंक में आते हैं गोपाल चाचा। गोपाल चाचा बैंक में आते हैं और बोलते हैं कि मेरी 2 लाख रुपए की एफडी कर दो। बैंक वाले ने 2 लाख रुपए की एफडी कर दी। यहाँ पर देखिए 2 साल के लिए गोपाल चाचा जो है वो एफडी कर देते हैं। तो बैंक को ये श्योरिटी मिल गई कि 2 साल तक तो गोपाल चाचा जो है वो अमाउंट रखेंगे खाते के अंदर। ठीक है ना, मोनू सोनू जैसे तुरंत पेमेंट जो है वो तो नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर बैंक के लिए कहीं ना कहीं ये तो दिमाग में है कि 2 साल बाद गोपाल चाचा को पेमेंट तो देना है। जिस इंटरेस्ट रेट पर उन्होंने एफडी की है उस मान से उनको अमाउंट तो देना पड़ेगा। पर यहाँ पर टाइम मिल गया उनको। तो ये बैंक के लिए लाइबिलिटी किस तरीके की लाइबिलिटी हो गई? टाइम लाइबिलिटी हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बैंक के पास कुल पैसा कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख तो गोपाल चाचा का, 500 रुपये मोनू के, 500 रुपये सोनू के और 10,000 रुपये मोनू के। तो 2,10,500 रुपये बैंक के पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बैंक के पास जो है पैसा है, इस पैसे को क्या बोलेंगे? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। क्लियर हुआ आपको ये टर्म? अब देखिए हमारे घर के अंदर पंखा हम यूज़ करते हैं, फ़ैन यूज़ करते हैं। फ़ैन को हम कंट्रोल किससे करते हैं? रेगुलेटर से कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटर से स्पीड कम ज़्यादा करते हैं तो फ़ैन की स्पीड कंट्रोल हो जाती है। उसी तरीके से भारत के अंदर जितनी भी बैंकें काम करती है उन बैंकों को रेगुलेट करना पड़ता है। तो ये रेगुलेटर का काम जो है वो कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। किस लिए हुई थी? कि भारत में जो बैंकें हैं उनको रेगुलेट करना। अब ये रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। अब देखिए बैंकों के पास जिस तरीके से पैसा आ रहा है, किस तरीके का पैसा आ रहा है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, तो बैंक उन पैसों का सही ब्याज दर पर लोगों को लोन दे सके, मनचाहा जो है वो काम ना कर सके, इसलिए एक अथॉरिटी बनाई गई जो कि कौन सी है? आरबीआई है। आरबीआई सारी बैंकों को रेगुलेट करने का काम करता है। तो आरबीआई ने बोला कि भैया बैंकों, आपके पास जो पैसा आ रहा है, कौन सा पैसा? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। इस एनडीटीएल का मुझे भैया कैश रिजर्व करवा दो। तो बैंकों ने बोला क्यों करवाएं? तो बोले आपको भारत में काम करना है तो आपको कैश रिजर्व करवाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है करा देते हैं। कितना कराएं, क्या रेशो में कराएं? तो उन्होंने बोला कि जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, एनडीटीएल जो भी आ रहा है, इसका 4.5% पैसा जो है वो मेरे पास रिजर्व करवा दो। तो कैश रिजर्व करवा दो आरबीआई के पास में। तो यहाँ पर क्या हो गया? कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ये टर्म आपको क्लियर हुई? तो बैंकों ने बोला कि चलिए ठीक है, हम आपको 4.5% जो भी हमारे पास में एनडीटीएल आ रहा है उसका हम आपको डिपॉजिट कर देते हैं। तो बैंकों ने बोला कि कब कब करना है? तो बोले कि ये फोर्टनाइटली करना है, मतलब हर 14वें दिन आपको ये सेटलमेंट करना है। बोले ठीक है कर देते हैं। तो बैंकों ने इस तरीके से अपने पास आया हुआ एनडीटीएल का 4.5% जो है कैश रिजर्व करवाती है आरबीआई के पास। तो इस तरीके से बैंकें जो है वो 4.5% कैश रिजर्व करवाती है जो भी उनके पास में एनडीटीएल आता है। और यही रेशियो जो होता है यही क्या कहलाता है? कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। यहाँ पर हमने कैश की बात करी तो क्या बैंक के सूटकेस भर भर के कैश ले जाती है क्या? नहीं,
देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या, 1935 में आरबीआई बनी। अब 1935 में आरबीआई बनी तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ये नहीं पता था कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस तरीके से टेक्नोलॉजी ऑनलाइन तरीके से काम करेगा। पहले जो सेटलमेंट होते थे वो कैश के फॉर्म में होते थे, इसीलिए कैश रिजर्व रेशो उसका नाम रख दिया गया। मान लेते हैं कि ये कंडीशन अगर आज आई होती और आज अगर नाम रखना होता तो आरबीआई कुछ भी रख सकती थी, अमाउंट रिजर्व रेशियो रख सकती थी, कुछ भी रख सकती थी। तो ये जो है एक क्या है, डिजिटल ट्रांजैक्शन सेटलमेंट है, जिसका नाम क्या रखा गया है, कैश रिजर्व रेशियो रखा गया है। समझ में आया आपको? अब हमने बात करी कि आरबीआई जो है सारी बैंकों को रेगुलेट करता है, तो किस तरीके से रेगुलेट करता है इसको भी समझते हैं। देखिए, सीआरआर जो है ये किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है। आरबीआई ने सीआरआर अभी कितना रख रखा है, 4.5% रख रखा है। अब देखिए, अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देगी, मान लो उसने बोला कि 10% सीआरआर कर दिया, तो सारी बैंकों को जो भी एनडीटीएल उनके पास में आ रहा है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, जो भी पैसा उनके पास आ रहा है उसका 10% पैसा जो है वो आरबीआई के पास में कैश के फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ेगा। तो बैंकों के पास जो है वो पैसा कम रहेगा। अब बैंकों को प्रॉफिट भी कमाना होगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, ब्याज दरें बढ़ाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोगों को महंगा लोन मिलेगा, तो लोन जो है लोग कम लेंगे। अगर लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई मार्केट के अंदर कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट के अंदर पैसा कम आएगा, लोग कम खर्चा करेंगे। भाई टीवी लेने लोग कम जा पाएंगे, तो टीवी बनाने वाली कंपनी जो है वो कम टीवी का मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो उस तरीके से इन्फ्लेशन भी क्या होगा, कम होने लग जाएगा। अगर आरबीआई सीआरआर को कम करेगी तो बैंकों के पास पैसा भी बचेगा और बैंक जो है वो लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करेगी, तो मार्केट में लोन भी ज़्यादा बढ़ेगा। लोन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा पैसा लेंगे लोन के थ्रू, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे तो जो अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है कंपनी उनकी डिमांड बढ़ेगी, वो और मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो मार्केट में पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी। तो इस तरीके से आरबीआई जो है सीआरआर के थ्रू क्या कर रही है फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर रही है और बैंकों को भी कंट्रोल कर रही है। तो जब देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मौद्रिक नीति बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? ये आपको मैं एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू बता सकता था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति बोलते हैं। बट आपको ये समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको पूरी स्टोरी जो है वो अच्छे से समझाई है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई के 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, वो आरबीआई का गवर्नर होता है और इसे 2 महीने के आधार पर बनाया जाता है, मतलब साल में 6 बार बनाया जाता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है 4 ± 2% उससे अधिक या फिर कम ना हो, देश को इमरजेंसी का सामना ना करना पड़े और जो इन्फ्लेशन बैंड है उसके अंदर इकोनॉमी जो है वो चलती रहे, इन्फ्लेशन चलता रहे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और आरबीआई जो है वो किस तरीके से बैंकों को रेगुलेट करने का काम करता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है एग्जाम के हिसाब से। हर एक लेक्चर मैंने आपको इसी तरीके से उसके अंदर समझाया है, इमेज के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू एंड एग्जाम्पल के थ्रू हमने पूरी इकोनॉमिक्स को समझा है। एग्जाम में हमको 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखने को मिलते ही हैं, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं जिससे कि आपका एग्जाम में 2-3 नंबर जो है वो पक्का हो जाए। ये कोर्स आप मात्र 99 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं, क्लास नोट्स मिल जाते हैं एंड टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी दिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जो लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का, उस पर बेस्ड आपको एमसीक्यू जो है वो दिए गए हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स का कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप फाउंडेशन कोर्स में जाएंगे, कोर्स बाय अक्षय सर में आपको इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है वो मिल जाएगा। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपका 99 रुपीज़ जो है ना ये वेस्ट नहीं जाएगा, आपको एग्ज़ाम में 100% बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।